नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? C+OOH। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। These are also known as fatty acids। इनको हम फैटी एसिड्स भी। अब ये बात है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये कैसे इसके अंदर आया, तो अब वो चीज हम देखते हैं। तो ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या है? ये कार्बोनिल है। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल है। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन ही तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको वैसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल। जब ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिलते हैं तो ये क्या बनता है? कार्बोक्सिल। ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिल। अंडरस्टूड? तो ये इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। C+OOH functional group containing compounds are carboxylic acids। तो चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो अगर मैं लिखता हूं HCOOH, इसमें भी COOH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसका क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अगर मैं लिखता हूं CH3COOH, तो इसका क्या नाम होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एंड दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले ये अभी हमने देखा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब हम बात करें नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में जैसा हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा, वैसे एक कॉमन सिस्टम और दूसरा क्या होता है हमारा? IUPAC सिस्टम। दूसरा होता है हमारा IUPAC सिस्टम। ये हमारे दो नोमेनक्लेचर के सिस्टम हैं। तो कॉमन सिस्टम में क्या होता है कि हम जो नाम देते हैं वो किसके बेसिस पे देते हैं? बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के ऊपर, जो उसका सोर्स है पर्टिकुलर एसिड का, उसके बेसिस के ऊपर हम उसका कॉमन नेम देते हैं। और उसमें सफिक्स जो होता है, इसमें बेस्ड ऑन सोर्स, और उसमें सफिक्स जो होता है, सफिक्स जो होता है वो हम क्या यूज करते हैं? इक एसिड। सफिक्स क्या यूज करते हैं? इक एसिड। तो ये हो गया हमारा कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में नाम किसके बेसिस पे दिया जाता है? बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। ये कैसे दिया बेस्ड ऑन सोर्स? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ये IUPAC सिस्टम में क्या होता है? IUPAC में कैसे नाम देते हैं? एल्केन प्लस ओइक एसिड। ये क्या होता है हमारा? एल्केनोइक एसिड। इस तरीके से हम IUPAC सिस्टम में नाम देते हैं। एल्केन प्लस ओइक एसिड हम, तो ये क्या बनता है हमारा? एल्केनोइक एसिड। सफिक्स में क्या यूज किया हमने? यहां पर जो सफिक्स हमने यूज किया वो क्या यूज किया? ओइक एसिड। क्या यूज किया? ओइक एसिड। अब चलिए, अब
एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से जो मैंने अभी आपको बताया उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया HCOOH, जो भी हमने डिस्कस किया था, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड जो नाम आया वो कहां से आया? कहां से आया? फ्रॉम रेड एंड्स, चींटियों से, लाल रंग की चींटियों से। हमने बात की ना, बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेसिस पे हम कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं। और लैटिन के अंदर जो है, इन लैटिन वी कॉल these red ants, in Latin what we call to these red ants? Formica। क्या कहते हैं? Formica। इन चिट्ठियों को हम लैटिन में क्या कहते हैं? Formica। और ये जो ऐसे क्यों होते हैं? रेड एंड्स में पाया जाता है। सोर्स क्या है इसका? रेड एंड। इस वजह से इस Formica हमने का क्या सफिक्स इक एसिड यूज किया, ये क्या हो गया हमारा? फॉर्मिक एसिड। तो ये है हमारा कॉमन सिस्टम बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स के बेसिस के ऊपर हम उसका नाम देते हैं। तो चलिए अब उसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कॉमन सिस्टम में भी देखेंगे और IUPAC सिस्टम में भी देखेंगे। अगला एग्जांपल हमारा है इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसको क्या कहते हैं अपन? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड किसके अंदर है? कॉमन सिस्टम में। किसमें? कॉमन सिस्टम। ये किसमें है? कॉमन सिस्टम में एसिटिक एसिड। और ये कहां मिलता है? विनेगर से, फ्रॉम विनेगर। और विनेगर का जो लैटिन में जो नाम था उसको क्या कहते हैं? इन लैटिन विनेगर को क्या कहते हैं? एसिटम। एसिटम, वहां से ये नाम है, सफिक्स इक एसिड लग गया, उसको क्या कहेंगे हम? एसिटिक एसिड। अब ये था कॉमन सिस्टम। अब बात करेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, और IUPAC सिस्टम में जस्ट अभी मैंने आपको बताया था एल्केन प्लस सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, उसका नाम होता है एल्केनोइक एसिड। ऐसे ही सिमिलरली इसके केस में कितने हैं? 1 2 कार्बन्स आर देयर, मींस दिस इज इथेन प्लस ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक, तो ये हो गया कॉमन सिस्टम, और वो क्या हो गया? IUPAC सिस्टम। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मैं इसको इसके सोर्स के इसको मिटा देता हूं ताकि और एग्जांपल भी हम यहां देखेंगे। अगला एग्जांपल हमारा है CH3 CH2 CH2 COOH। यहां कितने कार्बन आ गए? यहां कार्बन आ गए 4 कार्बन। इसका जो कॉमन सिस्टम में होता है इसको क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। जिसका कॉमन सिस्टम में ब्यूटाइलिक एसिड, इसका क्या नाम होगा कॉमन सिस्टम में? ब्यूटाइलिक एसिड। और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? बटर। इसका सोर्स क्या होता है? बटर। और बटर को लैटिन में क्या कहते हैं? ब्यूटाइल। बटर को लैटिन में क्या कहते हैं? ब्यूटाइल या ब्यूटाइल। यहां से ये क्या बनता है हमारा? ब्यूटाइलिक एसिड। अब इसका IUPAC सिस्टम में अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 कार्बन एटम्स, मींस ब्यूटेन। एंड व्हाट, हाउ वी राइट IUPAC नेम? एल्केन प्लस ओइक एसिड, मींस ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, दैट इट विल बी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखते हैं। चलिए
एग्जांपल और बताता हूँ। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड CH3 CHOH COOH. What is this? This is lactic acid. What is this? This is lactic acid. Lactic acid. And you know the source of the lactic acid where we get from curd. दही से हमें मिलता है ना, from curd. So what is this lactic acid? This is the common name. Means lactic acid का क्या है? Common name. और इसको लैटिन में हम क्या कहते हैं? मिल्क को लैक्टम कहते हैं। इन लैटिन मिल्क को क्या कहते हैं? लैक्टम, लैक्टम कहते हैं। यहां से इसका नाम लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड का क्या होगा? कॉमन नेम। आईयूपीएसी सिस्टम में आप आईयूपीएसी सिस्टम इसका नाम लिख ही सकते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम में इसका अपना नाम लिखिए 1 2 3। 2 पे क्या सब्स्टिट्यूट है? हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नेम। अब चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो इसको जिसका स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CO। ये मेरा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड। इसका कॉमन नेम होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इसका कॉमन नेम होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3। इसकी नंबरिंग है। 2 पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ऑक्सो। 2 ऑक्सो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के साथ साथ हम देखेंगे COOH COOH। इसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो नाम होता है उसका क्या नाम होता है? कॉमन नेम होता है। और इस ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 और 2 इथेन। और एसिड कितने हैं? 2 एसिड है, तो डाइओइक इथेन डाइओइक एसिड। ये है आईयूपीएसी नेम ऑक्जेलिक एसिड। इसका COH COH का आईयूपीएसी नेम इथेन डाइओइक एसिड होता है। हम जो ऑक्जेलिक एसिड हम बार-बार बोलते हैं वो हम उसके कॉमन नेम की बात करते हैं। अब अगर हम इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखें तो अगर मैं कहता हूं COOH और ये CH2 और COOH, इसमें कितने कार्बन आ गए? इसमें 3 कार्बन आ गए। और इस 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। और इस मैलोनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है। अब देखो, अब ये 7 8 देखते हैं। COOH CH2 CH2 COOH। इसको क्या कहेंगे? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक
अगर यहाँ पर नाइन्थ कंपाउंड की बात करूं तो इसमें COOH, यहाँ CH2 कितने बार था? 2 बार। अगर मैं अब CH2 को 3 बार कर देता हूँ और COH लगा देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक एसिड। ये मेरा क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक एसिड। अब इसके अगर IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन डाइइक एसिड, जिसमें 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइइक एसिड। और अगर मैं इसको COOH CH2 अगर 4 टाइम्स अटैच्ड हो और COOH, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा एडिपिक एसिड। इसको कहूंगा एडिपिक एसिड। और जब इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसका IUPAC नेम? हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक। तो ये कुछ कॉमन नेम कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको अगर याद रखा जाए, सिंपली इसको हम अगर ध्यान में रखें, हम कैसे ध्यान रखेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं, IUPAC सिस्टम में वी कैन राइट एल्केन प्लस ओइक एसिड, दैट विल बी एल्केनोइक एसिड। दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर राइटिंग IUPAC नेम of the compounds of carboxylic acids. But in order to remember the common names of these carboxylic acid compounds, from here to get oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, adipic acid, I am writing O my sir Goa. O my sir Goa. O for oxalic acid, M for malonic acid, S for succinic acid, G for glutaric acid, and A for adipic acid. In this way we can remember these common names of these important carboxylic acid compounds, and also we can remember the formula for this. If you are going to write oxalic acid, COH, and from proceeding from oxalic acid towards malonic acid, we will write COOH CH2COH, means one CH2 group, and succinic में CH2 CH2, two CH2 groups between COH and COH, glutaric में 3 CH2 between COH and COH, adipic में 4 CH2, means एक CH2 ग्रुप को हमें इंक्रीज करते जाना है, जैसे कि हम ओ माइसर से गोवा की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी से एडिपिक तक। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स एज वेल एज देयर IUPAC नेम्स। अब चलिए कुछ हम, ये तो हमारा सिंपल चेन कंपाउंड्स थे, अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ देखते हैं। तो जिसको इसको नोट करना है उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी हम आगे चलते हैं। अब चलिए कुछ देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। C1OH, C6H5COOH, इसको मैं क्या कहता हूं कॉमन सिस्टम में, ये बेंजीन के साथ इसको कहूंगा मैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और अगर इसके IUPAC सिस्टम के नाम की बात करूं तो मैं IUPAC सिस्टम में भी इसका नाम बेंजोइक एसिड ही होता है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। Either I can write benzene carboxylic acid or benzoic acid. और benzoic acid। अब चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 11th एग्जाम्पल, 12th एग्जाम्पल। इसके कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये मेरा फिनाइल ग्रुप हो गया और ये मेरा एसिटिक एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड होता है ना, इसमें सब्स्टिट्यूएंट लग गया फिनाइल। तो इसके कॉमन सिस्टम में जब मैं नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा
फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक। लेकिन जब मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, नंबरिंग करूंगा यहाँ से 1 and 2, 2 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, फिनाइल है, तो मैं लिखूंगा 2 फिनाइल 1 2 मींस इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये क्या हो गया मेरा इसका IUPAC नेम। अब अगर मैं इसका लास्ट एक एग्जांपल और बताऊं आपको, एक अगर ये मेरे पास कोई फिनाइल नहीं है और इस पे मैं COOH अटैच कर दूं और यहां भी मैं COOH अटैच कर दूं, मींस 2 COOH groups on the same benzene ring, then this is known as phthalic acid। इसको क्या कहते हैं, phthalic acid। phthalic acid is the common name of this compound, but if I am going to write the IUPAC name, sorry, this COH group is attached continuously, not adjacent, COH, then this is phthalic acid, and if I am going to write the IUPAC name, then how I will write 1 2, so benzene 1 2 dicarboxylic acid, benzene 1 2 dicarboxylic acid, this is the IUPAC name of this compound। In this way we have discussed some common examples of the nomenclature of carboxylic acid compounds। और previous classes में when we were discussing the nomenclature of aldehydes and ketones, मैंने आपको ये बताया था इस बारे में कि हम जब कॉमन सिस्टम में नेम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। मैंने वो बताया था कि 1 कार्बन फॉर्म, 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोन, 4 कार्बन ब्यूटाइल एंड सो ऑन। तो ये सब मैं प्रीवियस पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से हम कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, एल्केन प्लस ओइक एसिड एल्केनोइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड इथेनोइक एसिड, फिर देयर आर 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। इसी के साथ हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब इस नोमेनक्लेचर के बाद में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज कार्बोक्सिल ग्रुप? दिस इज आवर कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड यू नो द हाइब्रिडाइजेशन of this carboxyl carbon will be sp2 because there are 1 2 3 sigma bond and 1 pi bond। तो you know the hybridization will be sp2। इसका hybridization क्या होगा, sp2 होगा। अब अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में तो हम क्या देखते हैं कि the bonds of the carboxyl carbon lie in one plane। जो bonds है उसके, तो bonds किसमें lie कर रहे हैं, lie in same plane। और दूसरा क्या है, जो एंगल ऑफ कितना है, sp2 हाइब्रिडेशन में तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 120, बॉन्ड एंगल में भी 120 डिग्री। ठीक है। अब अगर इसके आगे हम बात करें, अगर हम इस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर इसके आगे हम समझें और इसको कंपेयर करें कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या था हमारा, ये हमारा कार्बोनिल था, ये हमारा कार्बोनिल था।
कार्बोनिल के साथ अगर हम इस कार्बोक्सिल को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि आवर कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन आवर कार्बोनिल कार्बन। जो हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। अगर मैं इसको ऑर्डर के रूप में अगर लिख दूं आपको समझाने के लिए, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर लिखना होगा तो किसका, कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिल कार्बन का, तो किसका ज्यादा होगा, कार्बोनिल कार्बन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक कार्बन। वाई, अब आता है कि इसका कार्बोक्सिलिक कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगा एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं। ये मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताऊं, क्या देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, तो मुझे यहां पर मेरी लोन पेयर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होते हैं, इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड हियर, अगर ये इधर डीलोकलाइज होंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, O नेगेटिव, और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये O और ये H। ठीक है, अब अगर इसके आगे हम बात करें तो फर्दर जो डीलोकलाइजेशन होगा, फर्दर जो डीलोकलाइजेशन होगा वो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे तो हमारा जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, जब ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पर ट्रांसफर होंगे तो यहां क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये O और ये H यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट इज नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज दीज लोन पेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग and these are fulfilling the deficiency of this carboxylic carbon. This is the reason the carboxylic carbon is less electrophilic as compared to the carbonyl carbon. अब मैं आपको इसके बाद एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं, that is the equivalent resonance structure। जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट दे सकता है। अब मैं आपको अगली बात समझाता हूं। What is this? This is कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या है मेरा, कार्बोक्सिलेट आयन है। हुआ क्या, एक्चुअली ये मेरा OH था, इसमें से H प्लस निकल गया, तो इसमें से H प्लस यहां से निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इस CO फंक्शन ग्रुप से अगर H प्लस निकलता है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब अगर हम इस कार्बोक्सिलेट आयन को देखें तो जब मैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे। अब इसकी मैं नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, डबल। अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दीज आर सेम, और आई विल यूज द टर्म इक्विवेलेंट। इसको मैं क्या टर्म यूज करूंगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जब सेम चार्ज सेम ही एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होता हो, सेम टाइप के एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होता हो, तब उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। यहां क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज कहां था, यहां ऑक्सीजन पे था,
जब ये डीलोकलाइज हुआ, इसके पाई इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हुए, तब भी जो नेगेटिव चार्ज आया वो किस पे आया, ऑक्सीजन के ऊपर आया। यहां भी ऑक्सीजन पे था, वहां आया भी ऑक्सीजन पे आया, मतलब जो चार्ज है हमारा सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो सेम एटम पे गया, इधर भी ऑक्सीजन तो वहां भी ऑक्सीजन। जब ऐसा केस होता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाई carboxylate ion is more stable because it has equivalent resonance structure। इसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप समाप्त होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।